नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा। मेघालय में एनपीपी बीजेपी की सरकार है और हम मणिपुर मुद्दे से लेकर बीजेपी से अलायंस तक हर मुद्दे पर उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है सांगमा साहब आपका। आपने हाल में कहा कि मेघालय की जो अर्थव्यवस्था है वो 2028 तक $10 बिलियन के स्तर पर पहुंच जाएगी। वैसे कोविड के बाद से हम देखें तो स्टेट की इकोनॉमी तेजी से बढ़ी भी है, पर इसमें पर्यटन का भी योगदान है और प्रदेश में बाहरी लोगों के विरुद्ध जो कुछ चल रहा है या इनलाइन परमिट का जो मामला है, क्या इससे पर्यटकों का विश्वास नहीं डिगेगा? अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल बहुत है हमारे स्टेट में और रीजन में भी। तो वहां तक हम लोग अभी काफी हद तक हम लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन बहुत कुछ और पोटेंशियल और भी है और मुझे विश्वास है कि इस लाइन पे हम लोग काफी कुछ कर पाएंगे। हाँ, हमारे यहाँ पे बहुत पहले से ही एक तरीके से आईएलपी और लोकल जो है सेंटिमेंट्स और इमिग्रेशन का इशू, ये काफ़ी स्टेटों में होता है, काफ़ी जगहों में होता है। लोकल सेंटिमेंट्स बहुत स्टेटों में है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसे हम कैसे बैलेंस कर पाएंगे और सभी का जो है सेंटिमेंट का भी ख्याल रखते हुए हम लोग एक टूरिस्ट को भी हम एक अच्छा एक वातावरण दे पाए, एक अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए। मेरे ख्याल से अगर अच्छी तरह से हम लोगों ने इसको एक कोऑपरेशन मोड में किया और बैलेंस मोड में किया तो मेरे ख्याल से हम लोग दोनों इश्यूज को आगे बढ़ा पाएंगे, जहां पे हम लोग लोकल सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रखें और हम टूरिस्ट को भी एक अच्छा वातावरण या एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग टूरिज्म में दे पाए। और इसी सोच से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर संगमा जी, मैं एक चीज को समझना चाहती हूं कि मेघालय तो पहले से 6th शेड्यूल में है, यानी कि जो आदिवासी हैं, जो जनजातियां हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको तो जो प्रोटेक्शन चाहिए होती है वो है। फिर इसमें इनर लाइन परमिट की जरूरत क्यों? अलग अलग स्थितियां आगे आई हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे CAA का एक इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार की तरफ से हुआ था। तो उस समय काफी इश्यूज निकले और उस समय हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया कि आईएलपी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आपकी बात सही है कि 6 शेड्यूल एक बहुत ही स्ट्रांग एक तरीके से एक मैकेनिज्म है जिसके लिए हम लोग बहुत हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो इन्होंने बनाया था उस समय अंबेडकर जी और बाकी लोगों ने, उनका हम लोग धन्यवाद कहना चाहते हैं एक तरीके से कि एक उस समय उन्होंने ऐसे सोच निकाली। लेकिन अभी स्थिति के हिसाब से एक तरीके से पब्लिक का जो सेंटिमेंट अगर देखे, पब्लिक का जो सोच देखे कि हमारे जो लोकल पॉपुलेस को हमें किस तरीके से हम इंडिजिनस पॉपुलेशन को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए, तो उसमें इलीगल इमिग्रेशन का एक बड़ा इश्यू है। और एक तरीके से आईएलपी एक मैकेनिज्म है कि वो इस इलीगल इमिग्रेशन को हम लोग चेक कर पाए। ऐसे हमारे अलग अलग रूल्स भी बन सकते हैं, अलग अलग पॉलिसीज बन सकते हैं और इसके बारे में हम लोगों ने काफी बातचीत की है भारत सरकार से भी कि हम लोग अलग मैकेनिज्म भी हम लोग ओपन है उसके लिए। तो ये नहीं है कि आईएलपी ही इलीगल इमिग्रेशन को चेक कर पाएगा। हाँ, 6 शेड्यूल का एक प्रोविजन है, लेकिन अलग मैकेनिज्म्स जो नॉर्मल इनफ्लो में एक तरीके से एक ध्यान रख पाए और एक तरीके से मॉनिटर रख पाए विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू टूरिस्ट। एक ऐसा हम लोग चाहते हैं कि एक बैलेंस मैकेनिज्म निकले, ताकि जैसे मैंने कहा कि दोनों लोकल सेंटिमेंट्स भी और टूरिस्ट का कन्वीनियंस भी हम लोग बैलेंस कर पाए। अच्छा, राजस्व की बात हम करते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था से इस सवाल की शुरुआत मैंने की। मेघालय में आपने एक लॉटरी की शुरुआत की, इजी लॉटरी। आपने राजस्व बढ़ने की बात कही, पर हकीकत यह है कि जहां कई राज्यों में लॉटरी पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है, आप इसे लागू कर रहे हैं, इसे एक पारदर्शी प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। ऐसा क्या है इसमें? दो चीजें। सबसे पहले तो जो हमारे छोटे स्टेट्स हैं और हिल स्टेट्स हैं, हमारे यहाँ पे हमारा रेवेन्यू मॉडल जो है या रेवेन्यू ऑप्शंस काफी कम है। बड़े स्टेटों में पॉपुलेशन ज्यादा है, सेंट्रल के शेयर ऑफ टैक्सेस में ज्यादा उनका डेवोल्यूशन होता है, जीएसटी में कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है तो उनको ज्यादा मिलता है। तो हमारे स्टेट्स जो छोटे स्टेट्स हैं उनका जो है रेवेन्यू का जो मॉडल और रेवेन्यू का जो एक तरीके से हमें रेवेन्यू मिलता है वो काफी कम है। तो छोटे स्टेटों को अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं टैक्स बढ़ाने के लिए। तो लॉटरी एक तरीके से एक रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है जो काफी छोटे स्टेटों ने अपनाया है और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है, डेकेड से और सेंचुरीज से
अलग अलग देशों ने, अलग अलग स्टेटों ने लॉटरी चलाया है। तो हमारा रेवेन्यू मॉडल के हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा जो ऑनलाइन जो है, जो देश में पहली बार आया है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉटरी एक ऐसा सेक्टर है जहां पे पेपर लॉटरी ज्यादा चलता था, लेकिन पेपर लॉटरी में एक तरीके से उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म और ट्रांसपेरेंसी उसमें कम है। तो कितने टिकट बिके, किसको टिकट बिके, प्राइस निकला कि नहीं निकला, टैक्स आया कि नहीं आया, ये पेपर लॉटरी में ढूंढना और इसमें पूरा एक तरीके से मॉनिटर करना काफी मुश्किल है। ऑनलाइन लॉटरी का जो बेनिफिट यही है कि एक विन विन है। एक चीज, हम लोग किसको टिकट बेच रहे हैं उसका पूरा केवाईसी हमारे पास है। दूसरा कि जो प्राइस मिल रहा है वो भी पूरा ट्रांसपेरेंट वे में, किस तरह नंबर निकला, कौन जीता, ये सब एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा और विनर का एक तरीके से नाम, इंफॉर्मेशन सारा जो है ट्रांसपेरेंट मैनर पे निकलेगा। तीसरा जो है, हमारी सरकार को जो टैक्स मिलना चाहिए वो भी ऑनलाइन होने की वजह से एक एक टिकट का जो टैक्स है वो कहीं भी मतलब माइनस नहीं होगा और उसका हमको पूरा बेनिफिट मिलेगा। संगमा जी, मणिपुर का मामला, मैं इस पर कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। पूर्वोत्तर राज्य होने के नाते क्या मेघालय पर भी मणिपुर की अशांति का प्रभाव पड़ा है? तो जब कहीं पे भी किसी एरिया में भी अनरेस्ट होता है तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट सोशली, इकोनॉमिकली और लॉ एंड ऑर्डर वाइज उसका इंपैक्ट रहता है। तो इसलिए कोई इंपैक्ट नहीं होगा ये कहना गलत है। इंपैक्ट है और हम सब चाहते हैं कि मणिपुर में शांति आए और हम सब चाहते हैं कि जो मणिपुर का जो प्रॉब्लम अभी है, एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस जो नहीं है अभी आज पब्लिक में, वो कॉन्फिडेंस फिर से वापस आए और लोग शांति के लिए, पीस के लिए कम्युनिटीज अगर एक साथ मिलकर बातचीत कर कर इसे रिजॉल्व कर पाए तो मेरे ख्याल से ये मणिपुर के लिए ही नहीं लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए इससे इसकी भलाई होगी और इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक तरीके से शांति आएगी। क्या आप खुलकर ये कह सकते हैं कि सेंटर ने अपनी तरफ से जितने जरूरी कदम थे वो सब उठाए या फिर केंद्र सरकार को और करने की जरूरत थी? मणिपुर के मुद्दा जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है और इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को अगर हम लोग अभी एनालाइज करें तो मेरे ख्याल से हमारे पास समय नहीं रहेगा। लेकिन जो पिछले महीनों में और कुछ 1-1.5 साल में जो वहां पे स्थिति हुई, अलग अलग कम्युनिटीज इफेक्ट हुए, अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये स्थिति आई और उन एरियाज में भारत सरकार की तरफ से पूरी कोशिश रही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, सपोर्ट दे स्टेट गवर्नमेंट को, फोर्सेस को मोबिलाइज करे। तो इन मामलों में एक तरीके से भारत सरकार का पूरा सपोर्ट और पूरा एक तरीके से एक कमिटमेंट रहा है। प्रॉब्लम यह है कि आज जो वहां पे स्थिति है उस स्थिति को सुधारने के लिए जो पहले हुआ वो उसको भूलकर और उससे पीछे छोड़कर हमें आगे के बारे में सोचना है और वो लेवल तक आने के लिए एक तरीके से आज पब्लिक में एक विश्वास नहीं है, एक कॉन्फिडेंस नहीं है। तो वो चाहेंगे कि एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है भारत सरकार की तरफ से आए, जहां पे कोई पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट हो, पॉलिटिकल मूवमेंट हो जो सभी लोगों को जोड़ पाए फिर से बातचीत के लिए। शायद 1 दिन में 2 दिन में ना हो, समय लगे, लेकिन शुरुआत कहीं हो और ये शुरुआत जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से होगा। तो इस मामले में भारत सरकार को कुछ न कुछ स्टेप लेना पड़ेगा और एक पॉलिटिकल स्ट्रांग मैसेज देना होगा कि हम लोग चाहते हैं कि पॉलिटिकली इसको, सोशली इसको रिजॉल्व कर पाए। और मेरे ख्याल से उस एरिया में मैं कोई ये ग्रुप सही है, वो ग्रुप गलत है, इस सरकार ने नहीं किया, वो सरकार ने नहीं किया, मैं इसके बारे में डिबेट नहीं करना चाहता। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एक्सपोज या करने की जरूरत है। वो मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा भी हम लोग वो नहीं दे पाए और उसकी वजह से स्थिति जो है आगे सुधर नहीं रही। एक और सवाल, बीजेपी के साथ आपकी अलायंस है। हाल में आपने कहा कि चुनाव से पहले जो गठबंधन होता है वो बीजेपी के साथ करने का अब सवाल ही नहीं उठता है। क्या कुछ नाराजगी है आपकी बीजेपी से? क्या लोकसभा में जो जनता ने फैसला दिया उसकी वजह से ऐसा हो रहा है? हमारी पार्टी का जो स्टैंड पहले से ही रहा है
कि हम लोग एक तरीके से कोalition में हम लोग प्री पोल में हम लोग नहीं जाएंगे। और ज़्यादातर इलेक्शंस में हम लोगों ने कभी भी प्री पोल अलायंस हमने नहीं किया था। और इसमें इसका ये मेन रीज़न ये था कि हम लोग हमारी पार्टी का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे मिशन है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में हम लोग उसके बेसिस पर हम लोग एक इलेक्शन पे हम लोग जाना चाहते हैं हर बार, और लोगों को हमें बताना चाहते हैं कि एनपीपी क्या करना चाहती है। तो इस सोच से हम लोगों ने हरदम डिसीजन लिया था कि हम लोग इलेक्शन अकेले लड़ेंगे। पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी हमारा स्टैंड यही था, लेकिन लास्ट मोमेंट में हमारे यहाँ पे एक तरीके से बीजेपी की तरफ से भी सपोर्ट आया कि हम लोग एनपीपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। और एक तरीके से एक माहौल बना पूरे नॉर्थ ईस्ट में कि प्री पोल अलायंस हो ना हो, लेकिन जहां जहां एनडीए के पार्टनर्स हैं, हम लोग जहां एडजस्ट हो सकता है हम लोग एडजस्ट करके हम एनडीए के पार्टनर्स को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो ये एक तरीके से शुरू हुआ, मेघालय में हुआ, फिर बाद में मणिपुर में हुआ। मणिपुर में एनपीएफ के कैंडिडेट को बाकी सभी एनडीए के पार्टनर्स ने सपोर्ट किया। तो एक तरीके से एक प्री पोल टाइप सिचुएशन या एक प्री पोल अलायंस टाइप वहां पे निकला। अगर आप देखेंगे कि रिजल्ट्स को तो साफ नजर आ रहा है कि मणिपुर की इशू की वजह से भी काफी हमारे नॉर्थ ईस्ट में इसका इंपैक्ट रहा, रिलीजियस इश्यूज का भी इंपैक्ट रहा। तो अलग अलग चीजें हैं जहां पे इसके इंपैक्ट हुए। और डेफिनेटली अगर आप देखेंगे 2024 में रिजल्ट्स काफी साफ हैं कि इन सब मुद्दों से की वजह से काफी हमारा इंपैक्ट हुआ है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कहने से कि ये जो अलायंस या एक तरीके से एक सपोर्ट जो एनडीए के कैंडिडेट्स को अलग अलग एनडीए के पार्टनर्स से मिला, इसका हमारा थोड़ा सा इलेक्शन में इंपैक्ट हुआ है। कॉनरेड सांगमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।